नमस्कार नमस्कार भूपेश रोहित शर्मा। पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है शिक्षा और स्वास्थ्य के खिलाफ। भारत सरकार हर दिन शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके बजट में कटौती कर रहा है। ये सरकार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत में दो सरकार है, दो संविधान है। एक माओवादियों की सरकार है जो जनताना सरकार है। इसका जोर शिक्षा पर होता है, स्वास्थ्य पर भी होता है, और वो अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल भी बनाते हैं, वहाँ टीचर का नियुक्ति भी करते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, मतलब लोगों का इलाज भी करते हैं संसाधन कम रहने के बावजूद। लेकिन एक भारत सरकार है जिसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था इस देश में, यह शिक्षा के साथ रोज खिलवाड़ कर रही है और आए दिन स्कूलों के अंदर हादसे होते रहते हैं, छतें टूटी है, छत ही टपक पड़ता है और बच्चों की मौत हो जाती है। ये मौजूदा समय में जिस तरह झालावाड़ में घटनाएं हुई है और बच्चों की मौतें हुई है, वो अपने आप में हृदयविदारक तो है ही। इस सरकार के लिए भी एक सवाल है, उस संविधान के लिए भी एक सवाल है कि किस तरीके से इस संविधान को लागू किया जा रहा है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और इसका परिणाम किस रूप में दिख रहा है कि बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। यह सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है इन सवालों को लेकर कि वह एजुकेशन के लिए जो भी स्कूल बनाए गए हैं उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। उसके अंदर जो शिक्षकों की नियुक्तियां होती है, उसके हजार लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने की कोशिश नहीं कर रही है। एक अनऑथेंटिक एक डाटा पे बात करें हम अगर, तो उसमें लगभग 2.5 लाख स्कूलों को, प्राथमिक स्कूलों को इस मोदी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में बंद कर दिया है। बिहार में भी लगभग 1700 स्कूल को बंद कर दिया गया है। झारखंड में भी मर्ज के नाम पर स्कूल को बंद कर दिया गया है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद करने का, मर्ज के नाम पर बंद करने का कोशिश किया गया है और 5,000 को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। ये इस तरीके से शिक्षा के खिलाफ यह शासक वर्ग किस तरीके से एक सौतेला व्यवहार कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य का खेल ही रही है, लोगों की शिक्षा के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया था, उसको भी रद्द करने की कोशिश कर रही है और देश में अनपढ़ों की फौज तैयार की जा रही है। गुजरात की बात करें, जहां की गुजरात की यह सरकार है, गुजरात का मॉडल लोगों को दिखा करके लॉलीपॉप थमाया गया था और मोदी सरकार सत्ता में आई थी। उस गुजरात में स्थिति यह है कि वहां की ग्रामीण आबादी बिल्कुल ही निरक्षर होती जा रही है। महिलाएं, लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही है, अनपढ़ रह रही है। यही है मोदी के मॉडल, जहां पर शिक्षा नहीं होगा। मौजूदा स्थिति में झालावाड़ में जिस तरह घटनाएं घटी है, इस तमाम घटनाओं पर एक विवेचना लेंगे हम अपने आज के गेस्ट सुब्रत चटर्जी से। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सुब्रत जी, जिस तरीके से ये सरकार, यह जो मौजूदा सरकार है जो 26 जनवरी 1950 को सत्ता में आई थी, मतलब संविधान लागू किया था, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये सरकार लगातार शिक्षा के खिलाफ काम कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है और बच्चों को मौत के मुंह में डालकर लोगों को शिक्षा से दूर कर रही है? देखिए, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सबसे पहले 2014 में सत्ता में आई। अटल जी की सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2014 में पूर्ण बहुमत में आई, उनको चुनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? आपने क्यों मोदी को चुना? जनता ने क्यों मोदी को चुना? पहले 2024 में तो हम लोग कह सकते हैं 240 में 80 सीट बेईमानी से जीता। 2019 में भी 130 सीटें बेईमानी से जीता, वो बात की बात है। 2014 में क्यों चुना? 2014 में मोदी को चुनने के पीछे कौन सा नैरेटिव काम कर रहा था?
और उनका इमेज जो है वो भारतवर्ष के बहुसंख्यक जनसंख्या में कि किस मानसिकता को एड्रेस कर रही थी, हमें ये देखना पड़ेगा। 2014 तक मोदी का हासिल एक फॉल्स प्रोपागेंडा के जरिए गुजरात मॉडल की बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि 2002 में मोदी ने जो मुसलमानों का नरसंहार किया था, 10,000 मुस्लिमों को वहां पर बेकसूर मुस्लिमों को मार दिया था, वो कहीं ना कहीं भारत की बहुसंख्यक आबादी के जो सांप्रदायिक तबका है उनके मन में ये बैठा दिया था कि ये असल हमारे हीरो हैं, यही है हमारे हिंदू हृदय सम्राट, जी। ये भारत को हिंदू राष्ट्र में ले जाएंगे जहां पर मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो। बाद में लोगों को पता चला इसमें अल्पसंख्यक और दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ दलित भी जुड़े हुए हैं, गरीब भी जुड़े हुए हैं, वो तो बाद में कली खुली। मतलब कि देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ एकजुट होकर जनता ने वोट दिया, उसी वोट की राजनीति का परिणाम नरेंद्र मोदी। जी। अब देखिए, मोदी जी बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है। लोग जो कहते हैं कि वो बेईमान है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मोदी ने सबसे पहले ही ये कह दिया था कि मैं नया भारत बनाऊंगा। आरएसएस का खुला एजेंडा था कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आरएसएस के प्रचारक थे नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, तो जाहिर सी बात है कि बाई प्रॉक्सी उनका भी नारा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है। अब हिंदू राष्ट्र में क्या क्या है, हिंदू राष्ट्र के मॉडल को जगह अगर हम समझना चाहें तो ये हमें किस युग में ले जाता है, जिस समय भारत म्लेच्छ विहीन था। ठीक है। कभी तो सही मायने में भारत हिंदू राष्ट्र था, इस्लामी आक्रांताओं के आने के पहले। इस्लामी आक्रांता भारत में कब है? 7वीं मोटा शताब्दी। मोटी 11वीं शताब्दी। ठीक है। तो उसके पहले का जो भारत था उसमें क्या लागू था? राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? एक राजा होता है, कुछ मंत्री संतरी होते हैं, बाकी सब उसके गुलाम होते हैं। आप देख लो, बंच ऑफ थॉट्स में गोलवरकर वही बोल रहे हैं। पूरे देश में 2-4 सेठ होंगे, बाकी सब उसके नौकर होंगे। चीज वहीं पर आ गई। अदानी अंबानी टाटा बिरला को 10-20 सेठ, बाकी भारत गुलाम। मोदी ने कभी छुपाकर बात की? कभी नहीं, खुले तौर पर बोले। तो आप जब मोदी को वोट दे रहे थे तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति की रक्षा, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की रक्षा, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसकी रक्षा, जो संविधान के हमारे चेरिस्ड वैल्यूज, सामाजिक सौहार्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, आप इनके लिए तो वोट नहीं दे रहे थे मोदी को। तो आप जिस चीज के लिए वोट दे रहे थे वो आपको मिला। आपने शमशान और चुना ही। कब्रिस्तान, हाँ शमशान के आप लिए चुनाव कहता है इसको। हाँ आप शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट दे रहे थे, यूपी वाले 80-20 के नाम पर वोट दे रहे थे, तो जो वोट दोगे, जो बोगे वही ना काटोगे भाई। जी। अभी बरसात का सीजन है ना, धान बोया जा रहा है, कोई किसान अगर नहीं बोए तो काटेगा क्या? कटनी के समय उसके खेत में तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने वक्त रहते बोया ही नहीं। बोया ही। तो आज जो उस दिन जो बोया था वही आज आप काट रहे हैं। दूसरी बात क्या है, देखो, संघी जो है सिर्फ शिक्षा के खिलाफ नहीं है, संघी कुशिक्षा के समर्थन में। आज के दैनिक भास्कर की एक न्यूज है कि क्लास 9
तक के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम में। अच्छा। अब आप बताइए, भारत में 1962 हुआ, 1965 हुआ, 1971 हुआ, यहाँ तक कि अटल जी की मूर्खता के चलते एक 1999 में कारगिल भी हुआ। आपने कभी देखा है कि इन युद्धों का विवरण स्कूल के सिलेबस में बच्चों में घुसाया जा रहा है? नहीं। क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने से बड़ा गौरव का क्षण रहा है बालाकोट कौवा मार स्ट्राइक या सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर? नहीं। क्या उसको गर्व का क्षण बनाकर भारत के बच्चों के मस्तिष्क में राष्ट्रवाद जगाने के लिए, माइंड को पोल्यूटेड करने के लिए बचपन से ही कोई कोशिश किसी भी सरकार ने की? नहीं की। आज एनसीईआरटी वो कर रही है। मतलब क्या है कि आप सिर्फ शिक्षा के खिलाफ नहीं हो, आप कुशिक्षा के समर्थन में। अब आ जाइए झालावाड़ की घटना, बिहार के पूर्णिया की घटना, जहां पर स्कूल को बंद कर दिया गया, बच्चे बच्चियां रोती हुई पाई गई। यूपी में सैकड़ों हजारों बच्चों ने स्कूल के सामने डेरा डाल दिया कि हमारा स्कूल बंद कर दिया, 5 किलोमीटर दूर चला गया, कहाँ हम जाएंगे पढ़ने। तो इन बच्चों को शिक्षा से मरहूम रखने से फायदा क्या है? ये सरकार रोजी रोटी रोजगार नौकरी देने में पूरी तरह से विफल रही है। तो नौकरी मांगेगा कौन? जो शिक्षित होगा वो मांगेगा। हम्म। सवाल करेगा कौन? जो शिक्षित होगा वो सवाल करेगा। हम्म। तो आप शिक्षित होने ही मत। जब आप शिक्षित ही नहीं होने देंगे तो आपकी शिक्षित बेरोजगारों की समस्या तो वैसे ही दूर हो गई। बिल्कुल। जो अशिक्षित बेरोजगार है वो आज भी जिंदा है भारत में और कल भी रहेंगे। हम्म। रिक्शा चला लेंगे, ऑटो चला लेंगे, टुक टुक चला लेंगे, पकौड़ा बेच लेंगे, जो भी करेंगे कोई ना कोई रोजगार तो ढूंढ ही लेगा। कुछ नहीं होगा तो 22 लाख लोगों को फ्रॉड करके 22,830 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसे कमा लेंगे। कुछ तो करेगा ना आदमी। बिल्कुल। तो आदमी को सामाजिक प्राणी से असामाजिक प्राणी में धकेलने के लिए शिक्षा को बंद करना बहुत ही जरूरी है। अब जो अशिक्षित व्यक्ति है, अशिक्षित, बेरोजगार और गरीब, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो तीनों एक से एक बढ़कर एक जहर है समाज के लिए। अशिक्षित होना अपने आप में एक जहर है और गरीब होना दूसरे तरह का जहर है और बेरोजगार होना सबसे बड़ा जहर है। हम्म। ऐसे किसी व्यक्ति को और इन व्यक्तियों के समूह यानी समाज को हाँकना, इनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना, इनको कांवड़ यात्री बनाना, इनको ड्रग एडिक्ट बनाना और ड्रग पेडलर बनाना सबसे आसान काम है। हम्म। जब ये बनेंगे तब इनके पास देखो न है शिक्षा, न है आर्थिक संबल, न है इनका इनका नैतिक बल भी जाता रहेगा। तो ये किस लड़ाई में शामिल होंगे? ये सर्वाइवल की लड़ाई में शामिल होंगे। किसी तरह से खुद को जिंदा रखना है। जब आदमी सर्वाइवल की लड़ाई में शामिल होता है तब उसे समाज और देश के बारे में चिंता करने की फुर्सत कहाँ है? वो तो दिन रात इसी में पीला पड़ा है कि शाम तक 200-500 रुपया कमाए ताकि अपना पेट भर सके। हम्म। वो अपने एनिमल, जानवर जैसे जो शरीर का अस्तित्व है उसको बचाए रखने की कोशिश में ही उसकी जिंदगी बीत जाएगी। जी। वो किसी लड़ाई में नहीं उतर सकता। अच्छा। अच्छा सुब्रत जी, सुब्रत जी एक चीज बताइए हमको, ये जो लगातार सरकार हल्ला कर रही है कि
माओवादी जो है स्कूल को बम चुरा दे रहा है, माओवादी के कारण स्कूलें नहीं बन पा रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? ये सब बेकार बातें हैं। असल में क्या हुआ है, आदिवासी एरिया में, माओवादी एरिया में क्या किया है कि स्कूल्स में पुलिस कैंप बना दिया गया है। मैं तो झारखंड में हूँ, मुझे मालूम है। किसी स्कूल में कोबरा बैटालियन पड़ा हुआ है, किसी में कोई बैटालियन, चीता बैटालियन पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो माओवादियों के टारगेट पर है। तो माओवादियों के टारगेट पर स्कूल बिल्डिंग नहीं है, वो बैटालियंस है जो वहां पर छुपे हुए हैं। सरकार जो है कायरों की है, नपुंसकों की है। वो क्या कर रहा है, स्कूल को, स्कूली बच्चों को ह्यूमन शील्ड, मानवीय ढाल के रूप में इस्तेमाल कर। अब जब उस पर माओवादियों के साथ जब संघर्ष होता है और उस पर तोप गोले चलते हैं, तो कहते हैं देखो देखो ये हमारा स्कूल बर्बाद कर रहा है, माओवादी नहीं चाहते हैं। अब माओवादी एक स्कूल नहीं चाहते हैं तो वो अपना स्कूल क्यों खोल रहे हैं? जी दोनों बातें तो आप ही कर रहे हैं। तो वो पैरेलल व्यवस्था चला रहे हैं। तो पैरेलल व्यवस्था में क्या है, स्कूल भी। जी बिल्कुल। अभी मैं तो एक रिपोर्ट देख रहा था, छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही, वहां पर बकायदा छात्रावास की व्यवस्था किया गया है, माओवादियों की तरफ से किया गया है, माओवादी देखो की ये जनता सब चीजें सरकार जो है बावर उसकी ओर से वो किया कर गया रहे, वो कर रहे है। हैं, बिहार में वो किया कर। गया है, झारखंड में किया गया है, तमाम हाँ, जगह स्कूलों के साथ उन्होंने सबसे तो पहले वही तो किया है। मैं कह रहा हूँ, वो स्कूल के जी खिलाफ कहाँ है, शिक्षा के खिलाफ कहाँ है? वो तो है नहीं। आप हैं शिक्षा के खिलाफ, आपने 64,000 स्कूल बंद किए हैं यूपी में। ये मर्जर क्या होता है भाई? बढ़ती जनसंख्या के साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत और फ्री एडल्ट एजुकेशन के तहत आपको स्कूलों की संख्या को बढ़ाना है या घटाना है? जी पहला सवाल ये। तो आप मर्ज करके क्या हासिल करना चाहते हैं? उस स्कूल में बच्चे कम हैं। जापान में एक छोटा सा स्टेशन है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताया था। जी उस स्टेशन में से एक ट्रेन 24 घंटे में आना जाना करती है। ठीक है। तो 1990 में जापानी सरकार ने फैसला लिया, रेलवे ने, कि इस ट्रेन को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें टिकट विकट नहीं दिखता है। तब जब सर्वे हुआ तो पता चला कि एक छोटी सी बच्ची रोज उस ट्रेन में बैठकर स्कूल जाती थी, 30 किलोमीटर दूर, और उसी ट्रेन से लौटती थी। वो जो ईएमयू टाइप की ट्रेनें होती हैं लोकल। तो जापानी सरकार ने कहा कि एक बच्ची स्कूल से हम डिप्राइव नहीं कर सकते, ये ट्रेन चलेगी जब तक न वो बच्ची मैट्रिक या इंटर पास कर जाएगी, जब तक उसकी स्कूलिंग खत्म नहीं होगी, भले ही एक सवारी ढोना पड़े, लेकिन हमारी ट्रेन चलेगी। तब बनता है जापान, जी जब एक बच्चे के लिए पूरी रेलवे सिस्टम ट्रेन को चलाती। यहाँ क्या हो रहा है? अब 67,000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, 2.5 लाख स्कूलों को ऑल ओवर इंडिया बंद कर रहे हैं। यू आर डिप्राइविंग द चिल्ड्रन देयर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारे संविधान में है। जी जैसे रोजगार का अधिकार हमारे संविधान में है। ठीक है। तो आप उस ऐसे उस, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब लोगों ने आपको चुना तो लोग जानते थे कि आप संविधान विरोधी हैं, आप धुरंधर क्रिमिनल हैं, आप कोई कानून नहीं मानते। जानते बूझते लोगों ने किया। राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है इस मौके पर, जब चुना ही है उसको कत्ल का हुनर देखकर, तो हैरान क्यों हो लाशों का शहर देखकर। जी बिल्कुल। आपने क्या देखकर चुना? योगी को आपने क्या देखकर चुना? व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? जस्ट क्रिमिनल है वो। प्योर क्रिमिनल। और है क्या? क्या देखकर आपने चुना उसको? चलिए, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। 2024 से 2019 से ही कहा जाए तो मैं जनता को दोष नहीं देता।
क्योंकि जनता की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित करने लायक रही ही नहीं। जी। चुनाव आयोग, ईवीएम, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और जितने भी तरह की चीजें हैं, यह सब करके मतदाता को अप्रासंगिक बना दिया गया है। आज आप बिहार में एसआईआर देख रहे हैं, इसके चलते 65 लाख लोगों को, 67 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब किया जा रहा है। ये 67 लाख या 70 लाख, हालांकि ये फाइनल सूची नहीं है, फाइनल सूची आते आते ये 1 करोड़ भी पार कर जाएगी जैसा मेरा अनुमान है। वो विपक्षियों का वोट है, यानी जनता अब अपना, सरकार अपना अपना वोटर चुन रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर बिहार में भाजपा की सरकार बन जाए तो क्या आप लोगों को दोष देंगे, जनता को दोष देंगे कि जनता ने चुना? अरे भाई, जनता ने चुना कहाँ? जनता ने चुना ही कहाँ? तो जनता का दोष तो है नहीं। लेकिन तो एक चीज, 2014 में जो जनता ने चुनी थी, उसी फसल की आज कटाई हो रही है। जी श्रोतो जी, एक चीज बताइए हमको कि जिस तरह से अभी माओवादी लोग जो सरेंडर कर रहे हैं या जो लोग माओवादी से जुड़े हुए रहे हैं, जब उनसे बातचीत पत्रकार लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं या सरकार ही कर रही है, तो वो लोग माने राजनीतिक रूप से सचेतन तो है ही, जबकि वो अनपढ़ थे, जहाँ पर उनकी प्राथमिक शिक्षा भी नहीं हुई थी। लेकिन जब वो वहां से निकल के आ रहे हैं तो बिल्कुल एजुकेटेड लग रहे हैं, कुछ तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जो कि जहाँ कभी मामला ही नहीं था अंग्रेजी पढ़ने का। वहां के लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और कई भाषाओं में बात कर रहे हैं, कई धुरंधर तरीके से बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से माओवादी अपने क्षेत्रों में लगातार स्कूल का निर्माण कर रहा है और जहां पर वो उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं है, वहां पर जिस तरीके से भी हो जो चल रहा है स्कूल है, उसी स्कूल में अपने सैलरी देकर प्राइवेट शिक्षकों की बहाली करवा रहा है, माओवादी लोग करवा रहे हैं। तो माओवादी शिक्षा के इतने समर्थक क्यों है, इस पर जानना था मुझे। और भारत सरकार तो बता ही चुके हैं कि शिक्षा का समर्थन तो बिल्कुल ही नहीं करता है, ये अनपढ़ का समाज चाहता है। तो माओवादी शिक्षा के समर्थक अगर हैं और पूरी ताकत से वो अपना इसका जतना सरकार के तहत वो इसका निर्माण कर रहे हैं, छात्रावास का, स्कूल का, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब भविष्य किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ऐसा है ना, कम्युनिस्ट जो होते हैं वो शिक्षा के फेवर में रहते हैं। कम्युनिस्ट भक्त नहीं चाहता है, कम्युनिस्ट कैडर मांगता है। बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और कम्युनिस्ट भी कैडर बेस्ड पार्टी है। दोनों में एक मूलभूत अंतर है। भाजपा भक्त बेस्ड पार्टी है, वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कैडर का मतलब होता है बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सुशिक्षित एवं सजग, जो किस लिए लड़ाई में है, किस लड़ाई में है, किसके खिलाफ लड़ाई में है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा को उसने चयन किया है, उस पर थोपा नहीं गया है, उसने चयन किया है अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, वो होता है कैडर। कैडर वो नहीं होता है जिसको 200-500 रुपया देकर डंडा में झंडा डालकर सड़क पर उत्पात मचाने के लिए किया जाता है, वो लुम्पेन होता है। भाजपा लुम्पेन बेस्ड पार्टी है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। अब हिंदी चैनलों के, यूट्यूबरों के महान महान वक्ताओं को सुनते होंगे कि भाजपा आरएसएस कैडर बेस्ड, दे आर नॉट कैडर बेस्ड पार्टी, दिस इज नॉट कॉल्ड कैडर। कैडर इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली काफी समृद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति होता है, और जो इनमें से कुछ भी नहीं होता है वो लुम्पेंस की भीड़ होती है। तो भाजपा को बिना दिमाग की भीड़ के लोगों का समर्थन चाहिए। कम्युनिस्ट लोगों को उन्नत दिमाग के, क्योंकि एक उन्नत दिमाग पूरे समाज को
गाइड भी कर सकता है, इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। सावित्रीबाई फुले, जी। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हम्म। सिंगल दिमाग थी ना, लेकिन शिक्षित और उन्नत जी। पूरे महिला समाज को कर दिया ना इन्फ्लुएंस। नक्सल होना तो जरूरी नहीं है। नहीं। राजा राम मोहन राय, हम्म। जितने भी समाज सुधारक भारत में हुए, वो क्या थे? वो शिक्षित थे, उन्नत दिमाग वाले थे। हम्म। इसलिए उन्होंने सदियों की जड़ता और दास्ता से समाज को निकालने की दिशा में पहल की, और लोग उनको माने, लोग उनको सुने, समझे, फॉलो किए। तभी तो ये देश यहां तक आया। ये तो आज भी तो सती प्रथा होता है, जी। आज भी तो स्तन खोलकर चलना पड़ता है केरल की बिल्कुल। त्रावणकोर महाराज के राज्य में स्त्रियों को। आज भी देवदासी प्रथा होती जी, है। स्तन। बिल्कुल। तो देखो, होता क्या है, कम्युनिस्ट जो कैडर होता है ना, वो अपने व्यवहार से, विचार से, अपने जीवन से लोगों को प्रभावित करता है। अभी एक चर्चा हो रही थी, ये 34 साल के माकपा का शासन रहा पश्चिम बंगाल में, और एक भी माकपा का नेता किसी भी करप्शन चार्ज में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। हम्म। क्यों नहीं? एक तरफ ये कहा आता है, दूसरी तरफ ये कहा आता है कि ममता बनर्जी ने माकपा के भ्रष्टाचार, संत्रास यानी अत्याचार से पश्चिम बंगाल को मुक्ति दिलाई। तो दोनों में से कोई एक ही सच होगा ना? जी। दोनों तो सच नहीं हो सकता। जो अत्याचारी होगा वो भ्रष्ट भी होगा, क्योंकि अगर मैं किसी पर अत्याचार करता हूं तो मेरा एक निहित स्वार्थ है, हम्म। और अगर मैं निहित स्वार्थ के चलते प्रेरित होकर काम करता हूं तो मैं भ्रष्ट हूं। हम्म। आर्थिक दृष्टि से नहीं, दूसरे दृष्टि से। तो आप दोनों बातें कैसे कह सकते हैं? तो किससे मुक्ति दिलाई ममता ने? बातों को गहराई से समझे लोग। तो फिर इस तरह से एक चीज कहा जा सकता है सीधे सीधे सुब्रतो जी कि अमित शाह ने जिस तरह से देश को 31 मार्च 2026 तक माओवाद से मुक्त करने की बात कहा है, तो इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि ये माओवादी से नहीं बल्कि लोगों को शिक्षा से मुक्त करने की बात कर रहा है, ये स्वास्थ्य की सेवाओं से मुक्त करने की बात कर रहा है ये अरे तो। भाई, ये देश को जनता से ही मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आप बिहार में बैठ के देख रहे हैं कि वो मतदाता चुन रहे हैं। जी। मतलब क्या है? सरकार जनता को चुन रही है, जनता ही तो मतदाता है ना। तो आप आज आप मतदाता को चुन रहे हैं, कल आप जनता को चुनेंगे। आप जी। मान लीजिए कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, इस आधार पर कि उनकी भारतीय नागरिकता स्पष्ट नहीं है। तो बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ से घट के 13 करोड़ होगी ना तो जी। ये 1 करोड़ जो हमारे नागरिक थे वो विदेशी हो गए, या संदिग्ध नागरिकता वाले भारतीय हो गए। तो आप तो जनता को चुन रहे हैं महाराज। पहले आप वोटर चुनते हैं, फिर आप जनता को चुनेंगे। वोटर को आप नागरिकता के आधार पर चुनेंगे, फिर उसके आधार पर आप जनता को चुनेंगे। जी। तो ये अमित शाह जैसे धुरंधर, मैं उस शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसे लोग जब बोलते हैं कि हम माओवादियों का खात्मा कर देंगे, तो माओवादियों का खात्मा करने के नाम पर वो क्या करेंगे? वो जंगलों में जहां पर खनिज है, जहां पर इनको अदानी अंबानी को देना है, सेठों को देना है खनिज संपत्ति, वहां के आदिवासियों को मारेंगे। मारकर ये क्या करेंगे? वहां वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे। जब डेमोग्राफी बदल जाएगी तब क्या होगा? जैसे आज झारखंड की हालत है, जो झारखंड
जयपाल सिंह मुंडा के समय में 73% आदिवासी यहाँ रहते थे जब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था। आज के दिन जी। में आदिवासी कितने हैं झारखंड में? 22%। मात्र 22%। हाँ, ये अलग बात है कि झारखंड के कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी है जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे उस पर मत जाइए। झारखंड में टोटल 22 से 23% आदिवासी बचे हुए, तो चेंज होगी ना डेमोग्राफी? कैसे चेंज हुई? इकोनॉमिक इंटरवेंशन से चेंज हुई, जी। आर्थिक उपनिवेशवाद के थ्रू से चेंज हुई। यही हुई ना कि जहां जंगलों में लोग रहते थे वहां पर आपने खदान खोल दिया। खदान किसको मिला? टाटा स्टील को मिला। टाटा स्टील क्या आदिवासी को देखकर नौकरी देगा? मजदूर रखेगा? तो कहीं से भी लाएगा, ऑल ओवर इंडिया से लाकर वहां बिल्कुल। की डेमोग्राफी को चेंज करेगा। आज किरुबुरु मेगातुबुरु रीजियन में जहां सेल के माइंस हैं, नोआ मुंडी जहां पर टाटा के माइंस है, वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है और नॉन ट्राइबल क्या है, पता करके देख लीजिए। नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन बढ़ गया, जबकि वो धूर सिंहभूम जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, जो कि ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जी। क्या हालत है? तो आप इकोनॉमिक इंटरवेंशन के जरिए डेमोग्राफी को चेंज कर सकते हैं, जी। और इस चीज श्रोता जी को आप। पूंजीवादी वर्ग जानता है। जी बिल्कुल श्रोता जी, इस मामले पर और भी बात करेंगे हम। फिलहाल वक्त का अभाव है। एक चीज जरूर हो गया है कि साफ साफ चीज दिख रहा है कि माओवादी जहां पर एक तरफ शिक्षित लोगों को पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। हिडमा जैसा आदमी जो कि अनपढ़ था, बिल्कुल शिक्षा नहीं था उनके पास में, आज अंग्रेजी धड़ल्ले से बात करते हैं, लिखते हैं और कई भाषाओं को जानते हैं। वही भारत की ये सरकार है जो झालावाड़ तैयार कर रही है, जहां पर कि बच्चों की, दर्जनों बच्चों की हत्याएं हो रही है, और ये आपको लाखों स्कूल को बंद कर रही है। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है, दो अरे अलग अलग झालावाड़ सरकार में का। वो छोड़िए ना भाई, झालावाड़ के मृतक बच्चे और पेरेंट्स जब आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने के लिए, तब उस पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। यानी भले तुम्हारे बच्चे मरे, लेकिन तुम आवाज मत उठाना। जी। तो आपने ये भाजपा ये को झारखंड राजस्थान में इसीलिए जिताया था, जी, तो भोगिए। शमशान घाट बनाने के लिए ही भाजपा को हाँ, वोट दिया गया था। भोगिए। जो आपने किया बिल्कुल। था उसका तो फल आप ही को मिलेगा। लगता है कि माओवादी सरकार जो है, वही जनता की एक आखिरी उम्मीद होगी। और जहां, क्योंकि अगर लोगों को शिक्षा पाना है तो भाई आपके पास, अब भारत सरकार के पास कोई आपके पास सुविधा नहीं है। भारत सरकार सुविधा नहीं देगी आपको स्कूल का, नहीं देगी सुविधा आपको टीचर्स का, और यह सुविधा आपको केवल केवल माओवादियों को जताना सरकार ही दे रही है, दे पा रही है। और क्योंकि ये उनकी जरूरत भी है, इसलिए वो माओवादी जनता सरकार जो माओवादी लगातार स्कूल को बना माओवादी रही ना है। माओवादी एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कल मुझे एक छोटा सा न्यूज मिला। यूपी में जैसे 10-20 गांव में कोई स्कूल नहीं है, वहां पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं अपना स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए। वो प्राइवेट होंगी, लेकिन सरकारी स्कूलों जैसी सस्ती। ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? वही माओवादियों से बावजूद प्रेरणा मिली, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरणा मिली। इसीलिए मैं जी। कह रहा था कि आप कम्युनिस्ट जो है वो अशिक्षित भीड़ को कैडर नहीं बनाता है। जी। कैडर अलग होता है, वो सुशिक्षित होता है, उसको शिक्षित दिमाग चाहिए। अशिक्षित दिमाग आज कैडर है, कल दलाल बनेगा, परसों हत्यारा बनेगा। तो माओवादी जो कर रहे हैं आज, उसका असर यूपी तक में दिख रहा है, कल राजस्थान में भी दिखेगा, परसों बिहार में भी दिखेगा। क्यों? कि जब सरकार पीछे हटती है अपनी जिम्मेदारी से, तो ऐसा तो नहीं होगा कि करोड़ों करोड़ बच्चे बिना पढ़े रह जाएंगे, बिना शिक्षा के रह जाएंगे देश में। बताइए,
पता ही नहीं। हो नहीं सकता। तब वहां पर एक सामूहिक प्रयास शुरू होगी, और ये जो सामूहिकता का बोध है ना, यही समाज को इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर देगा। यह होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कम्युनिस्ट लोगों को मोदी जी का अशेष धन्यवाद देना चाहिए कि जो क्रांति इस यहाँ पर 100 साल बाद होनी चाहिए, हो सकता है 5 साल में हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, आपने बहुत बड़ी बात कहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में माओवादियों का जो योगदान है वो सदियों याद रखा जाएगा। और इस देश में अब एकमात्र दिखता है शिक्षित होना अगर है तो माओवादियों के पास जाओ, मोदी सरकार के पास तो कतई मत जाओ, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई विजन एजुकेशन के लिए नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी, आपने चीजों को बताया और आपने भी आप चीजों को देखिए, महसूस कीजिए और इन चीजों को आप अपने आप में एक जो समझ में आता है आप कमेंट भी कीजिए हमारे चैनल पर, ताकि चीजें एक बहस की दिशा की ओर जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुब्रत जी, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, सबका धन्यवाद।